नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तो जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में तब्दील हो चुका है। अब स्टोरी में नया ट्विस्ट ये है कि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे वो मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। गहलोत रेस से बाहर हुए तो दिग्विजय सिंह इस रेस में एंट्री मार चुके हैं। लेकिन अब कई सवाल पैदा होते हैं जो कि अध्यक्ष पद को लेकर है और कांग्रेस के प्रभावों को लेकर भी है। क्या वो सवाल है और कैसे उनके जवाब तलाशे जाएंगे, बात करेंगे हम इस मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट को देखकर पूरे मुद्दे को समझ लीजिए। कांग्रेस रीत बदलने चली थी और रीत बदलने के चक्कर में नया संकट कांग्रेस के सामने ही खड़ा हो गया। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा हुई तो सचिन पायलट के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की भी चर्चा। बस राजस्थान में यहीं से सियासी घमासान शुरू हो गया। अशोक गहलोत के समर्थित विधायकों ने इस्तीफा देने की पेशकश की तो जयपुर में सियासी पारा गर्मा गया। ऐसे में जो पर्यवेक्षक भेजे गए राजस्थान में, उन्होंने इस घटनाक्रम के लिए अशोक गहलोत को तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन कहीं न कहीं इस कहानी के पीछे के कलाकार अशोक गहलोत ही थे। ऐसे में सवाल उठा कि ये संकट दूर कैसे हो। अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे और आखिरकार उनके इस बयान ने तस्वीर कुछ हद तक साफ कर दी। एक तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। अशोक गहलोत ने बोला कि इस बार परंपरा बदल गई, वो दुखी हैं और इसका मलाल हमेशा ही उन्हें रहेगा। एक लाइन में प्रस्ताव ना पास हो सका, इसका उन्हें अफसोस है और इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी। सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई। चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया, राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज, 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहां पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का, जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा।
इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। आलाकमान से ऊपर जाना किसी भी नेता और किसी भी कार्यकर्ता के लिए ज्यादातर मामलों में नुकसानदायक ही रहा है, चाहे उसकी छवि कितनी ही बड़ी क्यों ना रही हो। सवाल ये है कि गहलोत के पीछे हटने से क्या राजस्थान का घमासान शांत हो जाएगा। सवाल ये भी कि क्या गहलोत रेस से बाहर हो गए तो अब कौन अध्यक्ष बनेगा। और सवाल ये भी कि ये जो घटनाक्रम दिल्ली से लेकर जयपुर तक देखने को मिला, उसका क्या असर हरियाणा, पंजाब या बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं इस विषय के ऊपर। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोगेंद्र मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। मौर्य साहब, पहला कमेंट मैं आपका चाहूंगा। चर्चाएं चल रही थी, अटकलें चल रही थी, अब खुद कहते हैं गहलोत साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इतना तो तय है कि गहलोत साहब से कुछ ना कुछ गलती तो हुई, या फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया उन्होंने कि मुझे तो मुख्यमंत्री रहना है, इससे ऊपर कुछ नहीं। देखिए, गहलोत साहब का वक्तव्य ही अपने आप में साबित करता है। सारी बात उन्होंने सब स्पष्ट कर दी मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री और प्रदेश का मुखिया होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता था कि हमेशा जो कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि एक लाइन का प्रस्ताव पास जैसा हाईकमान चाहे वैसा होना चाहिए, और वो मैंने करवा नहीं पाया, जिसका मुझे खेद है। और इसी खेद के उन्होंने अपना इस बात के लिए खेद प्रकट किया है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी को देते हुए कि कहीं न कहीं मेरी अनुशासनात्मक पकड़ कमजोर रही मान लो, और रहा नहीं थे। हालांकि क्योंकि हाईकमान ने जो पर्यवेक्षक थे अजय माकन जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि पूरे उसमें कहीं भी अशोक गहलोत जी का कोई भी किसी प्रकार का रोल नहीं था। बावजूद उन्होंने कहा कि आगे बढ़कर कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते कांग्रेस में परंपरा रही है एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाने में मैं नाकामयाब रहा, इसलिए मुझे अब उस खेद के तहत मैं तो अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो नहीं लड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं भी चिंतित परंतु किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। इससे उल्टा बल्कि एक बात हुई है कि पूरा का पूरा है ना, जो एक दो नाम आए थे वो भी बैकफुट पर गए हैं, और अधिकतर विधायकों ने यह कहा कि हमें बहकाकर वहां पर बुलाया गया, और ये बात तय हुई है। अब इससे तो ये तय होता है कि कितना ही बड़ा कोई ना हो, वो हाईकमान से, सेंट्रल नेतृत्व से या पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, और अनुशासनहीनता कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो इससे तो एक बहुत मजबूत संदेश जो है वो गया है। ठीक है, अब चौहान साहब क्या कहेंगे आप? गहलोत साहब क्योंकि मना कर चुके हैं, दौड़ से बाहर हैं। लगता है मौर्य साहब पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके पास अधिक ऑथेंटिक जानकारी होने की संभावना चौहान जी, आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है मुझे। करें न करें, लेकिन जी हेलो, अब ठीक है, बोलिए सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। क्या मेरा ऑडियो मिल रहा है? मैं केशव जी ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी मौर्य साहब की पार्टी, और मौर्य साहब के पास मेरे से ज्यादा मोर इंफॉर्मेशन होने की गुंजाइश है, लेकिन ये टेलीविजन चैनल पर क्या कहते हैं और हकीकत क्या है उसमें बहुत बड़ा अंतर होने की संभावना है। आप और मैं, केशव जी, साधारण नागरिक के नाते या पत्रकार के नाते या राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं उस नाते से जब सोचता हूं तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा घुंडी नहीं है कि जो विधायक पार्टी की आला कमान, कांग्रेस पार्टी के आला कमान को धत्ता बताकर पार्टी के केंद्रीय नेताओं द्वारा बुलाई गई बैठक में जाने के बजाय एक मंत्री के घर पर बैठ गए और उन्होंने दिल्ली को चुनौती दे दी, कांग्रेस की दिल्ली को चुनौती दे दी। वो विधायक गहलोत साहब की अनुमति, इजाजत, प्लानिंग के बिना वहां गए होंगे? ऐसा तो कोई बावड़ा आदमी स्वीकार करेगा। जो आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जो प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा हो, उसको पता ना चले कि उसके इतने सारे समर्थक, इक्का दुक्का कोई चला जाए समझ में आ सकता है। तो जो कुछ भी कांग्रेस के आला कमान के खिलाफ हुआ राजस्थान में, वो गहलोत साहब की स्वीकृति, सहमति के साथ हुआ। फेज सेविंग के लिए वो ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं था। वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, वो दोनों कुर्सियों पर काबिज होना चाहते थे, और उनको मालूम था कि दिल्ली का आला कमान, कांग्रेस का आला कमान इतना कमजोर हो चुका है
कि जरा सा प्रेशर बनाने पे शायद वो मान जाएं। उनके समर्थकों ने ये भी तो मैसेज दिया ना केशव जी कि गहलोत जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी यानी एआईसीसी के कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत छोटा मानते हैं, इसलिए वो राजस्थान में बना रहना चाहते हैं। अपने खुद तो कह नहीं सकते थे, इसलिए अपने सभी समर्थकों से कहलवाया। आज भी उनके एक समर्थक विधायक ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम जो है किसी और को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे जो किसी और गुट का होगा। ये सारी बातें साफ इस बात को संकेत करती हैं कि गहलोत दिल्ली जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये सारा ड्रामा रचवाया और जब कोई आदमी इस तरह कांग्रेस के आला कमान को चुनौती दे दे केशव भाई, तो कांग्रेस आला कमान के पास भी एक ही रास्ता बचा था कि उस आदमी को एग्जिट रूट तो दे दें कि नहीं आपने कुछ नहीं किया, लेकिन दिल्ली बुला के ये कह दें कि बाहर जाके आप कहेंगे कि मुझे कहा गया था चुनाव लड़ें कांग्रेस अध्यक्ष का, लेकिन मेरी लड़ने की इच्छा नहीं है क्योंकि माहौल खराब है। कांग्रेस आला कमान उनको बनाना चाहता था, कांग्रेस आला कमान के सिर पर उनके लोगों ने पांव रखे, उसके नतीजे, उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने गहलोत साहब को कहा कि आपका जादू हम पे ना चलता, आप बाहर जाके ये कह दीजिए फेस सेविंग के लिए और आपके बारे में हम सोचेंगे क्या करना है। इसीलिए अशोक गहलोत ने सबके सामने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये सोनिया जी तय करेंगी। तो उनको आईना दिखा दिया गया बुला के। ठीक है, मैं आऊंगा वापस डिबेट पर आऊंगा। रणवीर शर्मा जी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रणवीर जी स्वागत है आपका भी बहुत। किस तरह से देखते हैं ये अशोक गहलोत ने जो पूरा प्रकरण हुआ और आज उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या वाकई में एक राजनीतिक गलती थी या फिर सोचा समझा पॉलिटिकल माइंड गेम था जिसके लिए अशोक गहलोत जाने जाते हैं? अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मैं इसे ये कहूंगा कि गहलोत जी ने शायद कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मार लिया और उनका एक बहुत अच्छा करियर था 40 साल का, और गांधी या समझ लो गांधी परिवार के आसपास नौराजी सिंह जी घूमते हैं कांग्रेस की, उसकी प्रति जो लॉयल्टी थी उसमें काफी अंतर इस तारीख के बाद आ गया। और उन्होंने जिस प्रकार से अपना एक राजनीतिक सिस्टम तैयार किया, अपने एमएलए को बुलाना, उनका स्पीकर के पास भेजना और ये सारा जो ड्रामा हुआ, अपने आप को उस अध्यक्ष पोस्ट से एक किस्म का हटवा लेना, पायलट की जो पोस्ट थी उसको खत्म करवा देना, ये सारा का सारा जो एपिसोड हो रहा है वो गहलोत जी ने अपने आप को अध्यक्ष पद से हटाना, नंबर 2 अपनी राजनीतिक इच्छा राजस्थान में रखना कि भी मैं वहीं सेम रहूंगा, ये सारा ड्रामा यही दिखाता है। और इससे पार्टी को जो किरकिरी हुई वो भी सामने दिखाई पड़ती है। और इस किरकिरी में जो भारत जोड़ो का एक आंदोलन कांग्रेस चला रही है उसमें भी काफी मतलब एक डेंट मान के चलने पड़ा है। और जो ये ड्रामा इन पार्टियों में होता है ना, इंटरनल डेमोक्रेसी का, वो ABCD कोई भी पार्टी हो, इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज वास्तविक तौर पे नहीं होती। तो मैं एक संवैधानिक पोस्ट पे रहते हुए भी मैंने देखा है और प्लस उससे बाहर आकर के भी मैं अब देख रहा हूँ पिछले 7-8 साल से इंटरनल पॉलिटिक्स वहां पे केवल और केवल एक डिक्टेटरशिप ही होती है। ना तो आज तक कोई एक्चुअल में इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पे जो इलेक्शन या फार्म बनाए जा रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, वो नहीं होते हैं, किसी भी पार्टी में नहीं होते हैं। कोई अपने आप को कहे कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, वो सब गलत कह रहा है। एक्चुअल में सब लोग जानते हैं वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी कोई नहीं है और टोटल डिक्टेटरशिप तानाशाही वहाँ चलती है, जिसका भी नाम नॉमिनेट कर दिया जाता है। रणवीर जी ये थोड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाती है क्योंकि फिर वो वाली बात आती है कि जो डिसिप्लिन है वो अगर इंटर पार्टीज की बात करें तो वो डेमोक्रेसी से मेंटेन नहीं हो पाता है। कोई भी किसी भी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके लिए जरूरी है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है वो ना हो, एक के हाथ में रहे, चीजें आसानी से आगे बढ़ती हैं।
ये हाँ, मतलब मेन मतलब वो यही रहे कि पावर सेंटर जो उन्हें एक ही जगह रखना है। कांग्रेस का जैसे गांधी परिवार है, बीजेपी में जैसे मोदी का परिवार सिस्टम है, तो वो उसी जगह रखना चाहते हैं। पार्टी को, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ये विकेंद्रीकरण ना करना, ये भी डिमांड हो जाती है। बहस अब व्यापक हो जाएगी। लेकिन जो पार्टी की किरकिरी का सवाल आपने उठाया वो मैं मौर्य साहब से पूछता हूं। और मौर्य साहब, अब जो रेस से बाहर हो गया उसका कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं, अब जिक्र उसका जो रेस के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। क्या दिग्विजय सिंह उतने बड़े चेहरे हैं स्वीकार्यता के तौर पर जितना बड़ा नाम अशोक गहलोत का था संगठन में सभी को साथ चलने को लेकर? क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान पार्टी को बार बार बैकफुट पर लेकर आए हैं। और क्या पार्टी इस बारे में भी विचार कर सकती है कि दक्षिण भारत का कोई भी व्यक्ति जो है उसे अध्यक्ष पद तक सौंपा जाए? क्योंकि ये पार्टियों की नीति रहती है कि उत्तर भारत से, हिंदी बहुल क्षेत्र से कोई अध्यक्ष बने। मौर्य साहब, देखिए, ऐसा है कि जब गहलोत साहब वाला ये हो गया है कि उन्होंने मना कर दिया है और ये कह के मना कर दिया है कि उन्होंने स्वयं मना किया, अब ऐसी स्थिति में क्या है कि कल नामांकन की अंतिम तारीख, कल जब जैसे ही नामांकन आएंगे और रणबीर शर्मा जी जो ये कह रहे थे कि देखो इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत माइक्रो लेवल पर अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो वो उस माइक्रो लेवल पे जिस प्रकार से मतदान होता है, उस प्रकार की चीजें होती हैं, जिस प्रकार से सरकारें चुनी जाती है, उस तरह से पार्टी के अंदर संगठनात्मक ढांचा जो है खड़ा करना इतना आसान कार्य नहीं होता। वहां पे एक अनुशासन की लाइन बना के रखनी पड़ती है और उस अनुशासन की लाइन में कहीं न कहीं ये भी करना पड़ता है कि जो सक्षम लोग होते हैं उनको कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि आप संगठन में आगे बढ़ो ताकि उनके अनुभव है, ये चीजें है, ये सही है। क्योंकि जैसे अब राज्यसभा में चुन के भेजते हैं, अब राज्यसभा में अगर देखा जाए तो इंटरनल पॉलिटिक्स तो राज्यसभा में भी नहीं होती, अनुभवी लोगों को भेजा जाता है। तो इसलिए संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे हमारी पार्टी है, चाहे अन्य पार्टियां हैं, उसमें वरीयता कुछ उन लोगों को देने की कोशिश की जाती है जिससे ताकि मतलब किसी प्रकार का बेवजह का जो है तनाव, बेवजह के एक अलग तरह के सवाल आप खड़े ना हो। तो कल नामांकन का अब चौहान साहब जैसे कह रहे थे, चौहान साहब तो जैसे या रणबीर शर्मा जी कह रहे हैं पार्टी की किरकिरी हो गई। राजनीति में घटनाक्रम होते हैं, राजनीति में बहुत तरह के घटनाक्रम घटित होते हैं, वो सभी पार्टियों में हो जाते हैं। मतलब जब एक फेरबदल की बात आती है, फेरबदल होता है। राजनीति में हर व्यक्ति एक महत्वाकांक्षा लेके आता है और कोई भी मतलब इतनी जल्दी से किसी को ऐसा नहीं है कि वो एक महत्वाकांक्षा हो सकती है कि राजस्थान में जिस मंत्री के घर पे गए उनकी महत्वाकांक्षा रही हो। अब बहरहाल मैं उसी जो आपने जो सवाल किया था केसी जी, उसी पे आता हूँ। कल नामांकन की अंतिम तारीख है और कल पटाक्षेप हो जाएगा। जैसे ही नामांकन आएंगे वैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि नामांकन आने से किन के जिन्होंने अपने मुंह से ये कहा है कि हम कल नामांकन दाखिल करेंगे, उसमें शशि थरूर साहब हैं और दिग्विजय जी हैं। तो मैं इन दो के बारे में चर्चा कर रहा हूं जिनके नाम ऐसे ही मार्केट में चल रहे हैं। मैं तो उनका नाम ही नहीं ले रहा, ना मैं मनीष तिवारी का नाम ले रहा हूं, ना मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम ले रहा हूं। अब कल को अगर और को तीसरा चौथा और भी नाम आ जाता है तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे सर। जिन दो का कंफर्मेशन हो गया अब इन दो पे तो कर लें। तो दोनों काबिल व्यक्ति हैं। देखिए, दिग्विजय जी के पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है। शशि थरूर है जो वो बहुत ही, शशि थरूर भारतीय राजनीति के बहुत ही इंटेलिजेंट वो माने जाते हैं, जो राष्ट्रीय संघ में भी उच्च पद पर कार्य करके आए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है और दक्षिण भारत से आते हैं। देखो हर व्यक्ति हर चीज के ना, अब हर पहलू के दोनों ही पक्ष देखे। संगठन में है उनकी स्वीकार्यता, शशि थरूर जी की संगठन में इतनी स्वीकार्यता है। अगर मान लो जिसको भी अगर मान लो पार्टी अपना अध्यक्ष चुनेगी उसकी स्वीकार्यता हो जाएगी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जेपी नड्डा का चुनाव से पहले क्या स्वीकार्यता के किसी को ये दिखाई देता था? लेकिन जेपी नड्डा क्या उस स्तर के थे? क्या अमित शाह को जब पहली बार बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जिन व्यक्ति का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का था नहीं, उन्होंने तो जो मौर्य साहब अलग अलग तुलना ना, उन्होंने तो यूपी जीत के दिखाया था, सिद्ध किया था खुद को। तो सिद्ध करने का मौका आएगा, सिद्ध करके राजनीति में उतार चढ़ाव कब नहीं आते, किन पार्टियों के सामने नहीं आते। राजनीतिक आज हमारा उतार का टाइम है, इसमें कोई सच्ची गुंजाइश नहीं है। एक डिबेट, एक कंपेन, एक किसी प्रकार के चलाने में, एक जनता को किसी प्रकार से वो करने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। एक सामान्य नागरिक के मन में शशि थरूर साहब की छवि जो है वो थोड़ी अंग्रेजी नेता काइंड ऑफ वाली छवि है। वो आपको लगता है कोई आड़े नहीं आएगी? हेलो, हाँ मौर्य साहब, आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? हाँ,
मैं ये पूछ रहा हूं, एक भारत के आम नागरिक के मन में जो शशि थरूर साहब की छवि है, मैं उसको कोई नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो थोड़ी एक अंग्रेजी नेता टाइप की छवि है। तो क्या आपको लगता है कि वो आड़े नहीं आएगी, चीजें आसानी से लेकर आगे बढ़ सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष जो है उसके साथ पूरा संगठन उठाता होगा। अकेले पार्टी अध्यक्ष को इस काम के लिए थोड़ा ना छोड़ा जाता है। अगर पार्टी अध्यक्ष है, वो मान सम्मान का पद है, पार्टी अध्यक्ष जो है वो अकेले ही काम थोड़ा ना करते हैं, फिर पूरा संगठन खड़ा होगा, राष्ट्रीय महासचिव है और मतलब सचिव है और पूरा संगठन है। वो ऐसा तो नहीं है कि अध्यक्ष कोई अकेले अध्यक्ष के कंधों पे सारा। हाँ, उनकी स्वीकार्यता इसलिए है कि वो वरिष्ठ राजनेता है, कई बार के शासन राष्ट्रपति रह चुके, तो शशि थरूर भी हो सकते हैं और दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं। दोनों की काबिलियत, अलग तरह की काबिलियत है, अलग तरह की संगठन। अभी तो विद स्टैंप जो दो प्रतिद्वंदी आपके लग रहे हैं वो दिग्विजय जी हैं और शशि थरूर साहब हैं। देखिए केशव भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी से ये रिकमेंडेशन मांगते हो, मेरी कही हुई मोर साहब मान लें और मोर साहब दिल्ली तक संदेशा भेज दें, तो देखिए हम तो चाहेंगे कि राहुल गांधी वही कांग्रेस के अध्यक्ष बने दोबारा से, क्योंकि राहुल गांधी पूज्य बापू महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करने में सबसे सक्षम व्यक्ति हैं। जो सपना उन्होंने आजादी के तुरंत बाद देखा था, उसको अपने मुख से कह भी दिया था कि कांग्रेस की आवश्यकता नहीं रही, इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। तो फाइनल डिसबैंडिंग ऑफ कांग्रेस, ये कार्य राहुल गांधी सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमसे पूछेंगे तो हम उनका नाम लेंगे। अब सवाल ये है कि मतलब दो बीजेपी तो चाहेगी ना कि जो उसका ओपोनेंट अध्यक्ष है वो कमजोर रहे। कांग्रेस, अब इसका मतलब टेंशन तो आप लोगों को भी है कि बिना राहुल गांधी के कोई और बन रहा है। सही नहीं साहब, नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहता हूं, दिग्विजय सिंह वो प्राणी हैं जिन्होंने बहुत राष्ट्र विरोधी, भारतीयता विरोधी, हिंदुत्व विरोधी बयान दिए हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके मुख से कुछ भी आड़ कबाड़ निकल जाता है, ऐसा व्यक्ति बन जाए तो भी हमारा ही मार्ग प्रशस्त करेगा। और शशि थरूर साहब के तो कहने ही क्या, वो विद्वान जरूर हैं, भाषा के अच्छी, उनपे भाषा की बढ़िया पकड़ है उनके ऊपर, लेकिन शशि थरूर किस रूप में जाने जाते हैं भारतीय राजनीति में, ये सोचकर मोर साहब भी मुस्कुरा सकते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बने ये इनका आंतरिक मामला है, परंतु जो दिख रहा है, मुझे एक बात तो ये लग रही है कि कांग्रेस पार्टी का शिखर नेतृत्व घुमा फिराकर आखिर में चौधर का टोकरा वास्तव में दोबारा से नए सिरे से वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के सिर पर ही रखेगा, ये कहते हुए कि देखिए माहौल खराब हो गया है, पार्टी में बिखराव ना हो जाए और इस संकट की घड़ी में केवल और केवल तारणहार गांधी परिवार और उसमें से सोनिया जी वो बीमार रहती हैं तो राहुल भैया ठीक रहेंगे। ये एक नेचुरल ट्रेजेक्ट्री आने वाले दिनों में एक ट्रेजेक्ट्री ये दिखाई देती है। दूसरी बात थी, मोर साहब काबिलियत की बात कर रहे थे, वो इंटेलिजेंट हैं, वो फलाने हैं। केशव भाई, मैं भी जानता हूं, मोर साहब भी मेरे पुराने मित्र हैं, ये भी अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को अगर अपने माने कांग्रेस नेतृत्व यानी कांग्रेसी राज परिवार, गांधी खानदान, नेहरू गांधी नकली हैं या असली हैं वो अलग विषय है, नकली नेहरू गांधी खानदान को कांग्रेस का अध्यक्ष अगर परिवार के बाहर का बनाना भी पड़ता है तो उनको कोई इंटेलिजेंट आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी चाहिए वो राहुल गांधी से कम बुद्धि वाला, विद्वत्ता वाला होगा तो चलेगा। इनको रबर स्टैंप की तलाश होगी जो हाँ में हाँ, ना में ना कहे। उठ जाओ तो उठ जाए, बैठ जाओ तो बैठ जाए और लेट जाओ कह दिया तो लेट जाए। बुद्धि, अनुभव, ये इस चीज की इनको आवश्यकता ही नहीं है। वरना कांग्रेस पार्टी में, हमारी तो विरोधी पार्टी है साहब, उसको हराकर धूल चटाकर हम जनता की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में विद्वान, सक्षम, दमदार, चमकदार लोगों की कतई कमी नहीं है, लेकिन ये सोनिया जी पर लिपटे रहना चाहते हैं, राहुल गांधी को चिपटे रहना चाहते हैं, 10 जनपद की परिक्रमा से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। कांग्रेस का संकट यही है जी। ठीक है सर, एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा रणवीर शर्मा जी, जल्दी से प्लीज। एक छोटी बात आता हूं सर, मैं फाइनल कमेंट पर आऊंगा, केवल 20 सेकंड दे पाऊंगा। रणवीर जी जल्दी से। देखो, मेरा नजरिया इसमें एक ही है कि अब
जो कांग्रेस अध्यक्ष का इलेक्शन का जो है वो आज लास्ट डे चल रहा है, कल और पते खुलेंगे। इसके बाद देखते हैं कि लास्ट में एक सर्वसम्मति से होगा या इलेक्शन होगा या वोटिंग होगी, वो और 1-2 दिन में इस चीज का क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब गहलोत के बाद, क्योंकि अभी बीच में एक और बाकी है, अगर आपको ध्यान हो तो बंसल साहब भी 2 पेपर लेके गए हैं, 2 पत्र लेके गए हैं। अगर हो सकता है कोई तीसरा आदमी भी इसके अंदर आ जाए, तीसरा के अंदर। ठीक है, हाँ, वो भी देखा जा सकता है। ठीक है सर। मौर्य साहब 20 सेकंड केवल, जल्दी से सर, फाइनल कमेंट। मौर्य साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मेरे तक आवाज आ रही है केशव जी? जी, फाइनल कमेंट मांग रहा हूं सर, 20 सेकंड के अंदर अंदर। आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट गई है, दोबारा से। मौर्य साहब फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। जी केशव जी, हेलो। फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट। हाँ, ये है कि राहुल गांधी जी को 11 राज्यों ने अपना वो दिया था कि आप अध्यक्ष बने, और राहुल जी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और कल नामांकन होगा और जो भी व्यक्ति होगा वो काबिल व्यक्ति चुना जाएगा और उसके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक है, चौहान साहब फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए, आपने गहलोत साहब से शुरू किया था, मैं वहीं समाप्त करना चाहता हूं। गहलोत साहब ने अपनी जो दुर्गति करवाई है, उस दुर्गति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कांग्रेस और गांधी परिवार का दशकों से लॉयल व्यक्ति उसको 10 जनपद से या कांग्रेस के दफ्तर से बाहर निकलकर सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने अपनी लॉयल्टी का मौखिक प्रमाण घोषित करना पड़ता है, मौखिक प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ठीक है सर। कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी की इन्होंने दुर्गति की है। ठीक है सर। और गहलोत साहब उनकी राजनीतिक मृत्यु, गहलोत साहब की राजनीतिक मृत्यु का ऐलान है कांग्रेस का ये आंतरिक झगड़ा। ठीक है, आने वाला वक्त सारी चीजों पर मोहर लगाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। चौहान साहब, शर्मा जी, मौर्य साहब, चर्चा में शामिल होने के लिए अपना